Hello everyone, hope you all are doing good. So now I am here with the next mock test of maths. ठीक है जी, तो अब हम क्वेश्चंस देखेंगे. कुछ PYQs क्वेश्चंस हैं आज फिर से आपके लिए मैथ्स पेडागोजी के. So let's start with the first question. How does a square form a parallelogram? पहले तो देखिए स्क्वायर कैसे पैरेललोग्राम बना सकता है, ठीक है, एक्सप्लेन कीजिए. तो ये क्वेश्चन टीचर ने पूछा, हाउ डज अ स्क्वायर फॉर्म्स अ पैरेललोग्राम, एक्सप्लेन कीजिए. द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट द आंसर टू द अबव क्वेश्चन. ठीक है, टीचर ने बोला बच्चों को कि आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचर इज, तो टीचर दिमाग में ऐसा क्या चीज सोच के ये क्वेश्चन बच्चों से पूछ रहा है. टीचर का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, टीचर चाहता क्या है बच्चों से. सो फर्स्ट ऑप्शन इज एक्सपोजिंग द स्टूडेंट्स टू ओपन एंडेड क्वेश्चंस, कि बच्चे ओपन एंडेड क्वेश्चन सोचे इस चीज़ को लेकर कि कैसे स्क्वायर पैरेललोग्राम बनाता है, या उनकी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है. तो देखिए राइटिंग की इसमें बात नहीं आई है जी, ठीक है. गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव आंसर है अगर देखा जाए, ताकि बच्चा इस चीज़ के बारे में सोचे कि स्क्वायर और पैरेललोग्राम एक दूसरे से कैसे अलग है, या स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे बना सकता है. बच्चा इस चीज़ को सोचेगा और फिर रिफ्लेक्ट करेगा. बिल्कुल सही बात है. मेकिंग क्लासरूम इंटरैक्टिव, ताकि बच्चे एक दूसरे से इंटरैक्ट करें. नहीं जी, इंटरैक्टिव से इतनी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है. हमने बच्चे के दिमाग को टेस्ट करना है, दिमाग से वो सोचेगा और रिफ्लेक्ट करेगा उस चीज़ को. तो ये ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑप्शंस, अगर आप ध्यान से देखें. राइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छा, घबराना नहीं है इस ऐसे क्वेश्चंस देख के, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और समझना है. टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्ट मैप. टीचर ने ये कंसेप्ट मैप बना दिया. आपको पता है कंसेप्ट मैप क्या होता है? जैसे आप बुक्स में, कई बार मैं भी आपके लिए जब साइंस के नोट्स लेके आई थी तो मैंने कुछ फ्लो चार्ट्स बनाए थे, ठीक है, कि ये है न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक. मैं ऐसे फ्लो चार्ट्स के फर्दर वो 3 तरह के होते हैं, फर्दर वो 4 तरह के होते हैं. शॉर्ट में मैं ये कंसेप्ट मैप बना देती थी ताकि आपको हर कंसेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से, है ना. तो टीचर्स ने कुछ क्या किए, ऑप्शंस छोड़ दिए और बोला बच्चों को कि आप इनको कंप्लीट करो. ठीक है, टीचर ने ये एक्टिविटी करवाई, थोड़े से टेबल छोड़ दिया, थोड़ा सा टेबल खुद बना दिया. अब आप बताओगे ट्रायंगल कितनी तरह के होते हैं एंगल्स पे बेस के, और अगर साइड के बेसिस पे देखा जाए तो ट्रायंगल कितनी तरह के होते हैं. तो बच्चे ये आंसर बताएंगे. ठीक है, विद दिस एक्टिविटी इन क्लास द टीचर इज यूजिंग कंसेप्ट मैप. तो ये तो हमें पता है कि टीचर क्या है, कंसेप्ट मैप यूज कर रहा है. राइट, आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ आ गया. अब टीचर कंसेप्ट मैप क्यों यूज कर रहा है? 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से देखना है कौन सा सही है. टू कंडक्ट द फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड टू गिव इंसाइट ऑन हाउ मच स्टूडेंट हैव लर्नड. फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए, ठीक है, ताकि देख सके कि बच्चे ने अब तक कितना सीखा. चलो मान लेते हैं. टू इन्हेंस द स्पेशल एबिलिटी ऑफ द लर्नर सो दैट शी और ही कैन सी द कंप्लीट यूनिट एज अ होल, ताकि सारे यूनिट को शॉर्ट में वो देख सके. तीसरा, टू कैच द अटेंशन ऑफ ईच स्टूडेंट, ताकि टीचर को बच्चों की अटेंशन मिले. नहीं जी, टू प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ लर्निंग मटेरियल. यहाँ पे तो कोई लर्निंग मटेरियल दे ही नहीं रखा. तो बचे हमारे पास 2 चीज़ें. अगर हम ध्यान से देखें, दोनों में से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ कौन सी है? ठीक है, अगर देखा जाए असेसमेंट के लिए, ताकि देख सके कि बच्चे ने कितना सीखा, या उसकी स्पेशल एबिलिटी देखने के लिए कि बच्चे ने एज अ होल कितना सीखा, मतलब कंप्लीट यूनिट को एज अ होल देखने के लिए. तो बताइए जी, तो इसमें सीधा सा आंसर है, देखो ज्योमेट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं ये. ठीक है, स्क्वायर हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सारी चीज़ें ज्योमेट्री से रिलेटेड है और सारी चीज़ें स्पेसेस से रिलेटेड है, एंगल से रिलेटेड है. तो इसमें असेसमेंट तो नहीं होगी जी. ठीक है, थिंग इसको स्पेशल एबिलिटी, ताकि उसको पता लगे कि रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम होता क्या है. उसकी स्पेशल एबिलिटी की बात की गई है लर्नर की, और कितना उसने सारे यूनिट को सीखा है अच्छे से. तो इस कंसेप्ट मैप से हमें
पता लग जाएगा, ठीक है, जब बच्चा आंसर्स देगा उस चीज़ का शॉर्ट में। हम ऐसे ही करते हैं ना, फ्लो चार्ट बनाते हैं, सारे यूनिट को शॉर्ट में बता देते हैं कि ये ऐसा है, इसकी साइड्स इतनी है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। इजी था क्वेश्चन, बट अगर ध्यान से देखो आप इजीली आप इसको कर सकते हो। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, बट क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। उसमें 3 ऑप्शंस दे रखी थी, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है। तो अभी ध्यान से देखिएगा। मिस्टर शर्मा वॉज असेसिंग द स्टूडेंट्स वर्क ऑन एक्सपोनेंट्स। जो मिस्टर शर्मा है, टीचर है, वो बच्चों को देख रहा है कि बच्चों को कितना अच्छे से एक्सपोनेंट्स का टॉपिक आता है। वन ऑफ द रिस्पॉन्स शीट वर्स, एक रिस्पॉन्स शीट मतलब एक बच्चे की जो कॉपी थी उसमें ये सब लिखा हुआ था, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस शीट मिस्टर शर्मा कैन मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो टीचर ने क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व की ये आंसर्स को देख के। तो पहले हम ऑब्जर्व करते हैं इसमें है क्या, ठीक है। पहली चीज़ें देखिए, सेम है, उसने एडअप कर दी। तीसरे में भी देखो सेम थी, उसने ऐसे डिवीजन था माइनस कर दिया। दूसरे में भी उसको कैलकुलेट किया। चौथे में भी ये चीज़ सेम थी, और फिफ्थ में थोड़ी चीज़ डिफरेंट थी। तो चाइल्ड हैड अंडरस्टूड द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड कैन अप्लाई देम वेल, ठीक है। चाइल्ड हैज़ अंडरस्टूड द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बट हैज़ मेक क्लैरिकल एरर्स। तो देखिए थोड़े बहुत एरर्स तो चलते हैं, ठीक है, हो ही जाते हैं बच्चे से, नो वन इज परफेक्ट। Child has understood the law of exponent but has not practiced the question involving division, कि उसको डिविजन नहीं करनी आती, क्योंकि डिविजन वाला तो देखिए गलत है अगर देखा जाए, ठीक है जी। क्या उसको डिविजन करनी नहीं आती? तो ऐसा भी कुछ नहीं है। Child had understood the law of exponents for the cases where the base is same, ठीक है, जहाँ पे बेस सेम है, मीन्स 7 7 2 2 3 3, यहाँ पे बेसिस सेम है, बच्चे को ये कंसेप्ट पता है। बट जहाँ पे बेसिस अलग हो बच्चे को ये कंसेप्ट नहीं आता, ठीक है जी, उसने वो चीज़ सही से सॉल्व नहीं की है। तो वही चीज़ इस क्वेश्चन में बताई गई है। अगर आपने देखे हो ना पिछले 2 मॉक टेस्ट, फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन थे, और कुछ क्वेश्चंस के बेसिस सेम थे, कुछ के क्या है हमारे पावर्स अलग थे, अलग आंसर्स आ रहे थे, कि कईयों की बेसिस डिफरेंट थी। क्वेश्चन का आंसर एज इट इज़ रहता है। द थिंग इज़ कि वो थोड़ा सा घुमा देते हैं, और वही चीज़ आपको पेपर में ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई चीज़ डिफरेंट दिखे वही चीज़ उसका आंसर होगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चाइल्ड ऑफ क्लास 7 डिफाइंड द रेक्टेंगल एज फॉलोज। 7th क्लास का एक बच्चा है, उसने रेक्टेंगल की डेफिनेशन सुनाई कि रेक्टेंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसके ऑपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो ये डेफिनेशन से हमें क्या पता लगता है कि बच्चे को क्या आता है। कैनॉट रिकग्नाइज द शेप, उसको शेप नहीं पता। अगर शेप नहीं पता तो वो कैसे बताता रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल का। डजंट नो द करेक्ट प्रॉपर्टीज, उसको प्रॉपर्टीज पता है तभी तो उसने बोला कि वो पैरेलल है और इक्वल है। नोज द प्रॉपर्टी बट रिपीटेड सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे तो कोई प्रॉपर्टी उसने रिपीट नहीं की है डेफिनेशन में। नो सम प्रॉपर्टी बट मिस्ड सम इम्पॉर्टेंट टू कंप्लीट द डेफिनेशन। अगर आप ध्यान से देखो उसने रेक्टेंगल की पूरी चीज़ बताई है, क्वाड्रिलेटरल भी बताया है कि वो पैरेलल होते हैं, इक्वल होते हैं, बट कुछ पॉइंट्स उसने मिस आउट कर दिए जिस वजह से वो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, बट एक्चुअल में वो डेफिनेशन सही थी, ठीक है जी। आई होप दिस इज़ क्लियर, क्योंकि अगर बच्चे को शेप्स ही ना पता हो, प्रॉपर्टीज़ ही ना पता होती, तो बच्चा इतनी भी कैसे सुना देता। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अ टीचर कंडक्टेड अ डिबेट इन द क्लास द फॉलोइंग टॉपिक। टीचर ने एक डिबेट रखी क्लास में। टीचर ने बोला कि जो 0 है ना सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नंबर है। कहने का मतलब किसी भी नंबर के पीछे लग जाए ना उसकी क्या है वैल्यू बढ़ा देता है। तो ये तो हम सबको पता है कि 0 ऐसा अक्षर है एक, ठीक है, कि 0 ऐसा नंबर है जो किसी के भी पीछे लग के क्या है इंक्रीज कर देता है चीज़ को। 2 है, इसके पीछे 0 लगाओगे 20 हो जाएगा, और 0 लगाओगे 200 हो जाएगा, और 0 लगाओगे 2000 हो जाएगा। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस चलता रहता है। उसने हर एक बच्चे को, अपने जो क्लास में बच्चे हैं सबको इनकरेज किया ताकि सभी अपने व्यूज़ बताएं 0 को लेकर इस टॉपिक पे। तो टीचर क्या करना चाह रहा है, 4 ऑप्शन है आपके पास।
यूजिंग हर मैथमेटिक क्लास एज अ लाइफ स्किल क्लास टू डेवलप द वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट थोड़ा ना करना है, लड़ाइयाँ नहीं करनी वहाँ पे। इंड्यूसिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम सॉल्व क्वेश्चन थोड़ी दे रखा है। मेकिंग अ क्लासरूम कम्युनिकेटिव एंड रिफ्लेक्टिव, हो सकता है। पासिंग हर टाइम पास कर रहे टीचर, पागल थोड़ी ना। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ताकि सभी कम्युनिकेट करें और इस बात को रिफ्लेक्ट करें कि कैसे जो ज़ीरो है एक अच्छा सिग्निफिकेंट नंबर है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ध्यान से फिर से क्वेश्चन देखना, क्योंकि आपको पता है जो सीधे सीधे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको ज़्यादातर सीटेट में ही देखने को मिलते हैं। अगर आप पीटेट की बात करो तो क्वेश्चन थोड़े घुमा घुमा के आते हैं, तो आपको एक एक पॉइंट ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है जी, तो थोड़े क्वेश्चंस बड़े ज़रूर हो सकते हैं, ऑप्शन ज़्यादा हो सकते हैं, बट थिंग इज़ आपको हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है। ठीक, तो देखिए जी क्वेश्चन, अंडर द टॉपिक यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स स्टैंडर्ड फॉर्म, तो फॉलोइंग फैक्ट्स उन्होंने कुछ बताए। ठीक है, एक्सपोनेंट्स की बात की है, नंबर्स की बात की है, डिजिट्स की बात की है। उन्होंने बोला स्पीड ऑफ लाइट इतनी है, हाइट ऑफ माउंटेन इतना है, वायर इतनी है कंप्यूटर चिप की, साइज ऑफ द प्लांट सेल इतना है। मतलब बीच में ही साइंस ले आए, बीच में ही फिजिक्स ले आए, सब कुछ बीच में ही आ गया, ज्योग्राफी वगैरह, सारे सब्जेक्ट्स एक साथ, अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है, above examples are used to express each stated number in a standard form। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब आपको नंबर्स को एक्सप्रेस करना है तो आप उसको ऐसे लिखते हो, मीटर्स में, किलोमीटर्स में, मीटर पर सेकंड में, किलोग्राम्स में, ये सब चीज़ें। तो हम ऐसे एग्जाम्पल्स क्यों यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्या ज़रूरत पड़ गई इनको? पहला, इज़ मेड इन द क्लास टू ग्रैब द अटेंशन हु आर इंटरेस्टेड इन साइंस। आप मैथ्स की क्लास में सिर्फ उन बच्चों की अटेंशन ले रहे हो जो साइंस में इंटरेस्टेड है? नहीं जी, यहाँ पे साइंस की बात ही नहीं हुई है। सिर्फ साइंस की थोड़ी ना, ये कंप्यूटर में से आया है, ये बायो में से आया है, ये फिजिक्स में से आया है, ये ज्योग्राफी में से टॉपिक आया है। तो देखिए सारे सब्जेक्ट्स हैं एक साथ। हेल्प द टीचर टू आइडेंटिफाई ब्राइट स्टूडेंट, सिर्फ आपने ये देखना कि ब्राइट स्टूडेंट कौन है? नहीं जी। एक्यूरेसी ऑफ द नंबर्स, नहीं जी, सारे सब्जेक्ट्स हैं। कहने का मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कि बच्चे को हर एक सब्जेक्ट में से कितनी नॉलेज है, कितना उसको पता है, वो चीज़ हमने देखनी है। इससे पता लगता है कि बच्चे को हर एक चीज़ की, हर एक सब्जेक्ट्स की कितनी नॉलेज है। जस्ट उसके लिए हमने क्या किया, एक एक एग्जाम्पल उठा लिया एक्सपोनेंट्स में से। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन बहुत ईजी था, देखिए अगर ध्यान से देखा जाए एक एक पार्ट की क्या बोलना क्या चाहते हैं वो। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर आज अ स्टूडेंट टू कलेक्ट द लीव्स। टीचर ने बच्चों को बोला जी पत्ते इकट्ठे करो जी, ठीक है, ताकि आप सिमिट्री को आइडेंटिफाई कर पाओ कि उनकी सिमिट्री क्या है। दिस टास्क रिफ्लेक्ट द टीचर्स एफर्ट टू, टीचर करना क्या चाहता है, उसको क्यों बोल रहा है मैथ्स वाले बच्चों को कि जाके पत्ते इकट्ठे करो? पहला, रिलेट करना रियल लाइफ एक्सपीरियंस को मैथ्स के कंसेप्ट से, हो सकता है। इंट्रोड्यूस इंटरडिसिप्लिन, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात तो हुई नहीं है। क्रिएटिविटी देखनी है बच्चे की, पत्ते ढूंढ के लेके आने में बच्चे की क्रिएटिविटी क्या होगी। इम्प्रूव मैथमेटिक्स कम्युनिकेशन, यहाँ पे बच्चा कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। थिंग इज कि टीचर रियल लाइफ से रिलेट करवा के बच्चों को सिमिट्री का टॉपिक पढ़ा रही है। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास आर रिपीटेडली नॉट एबल टू डू वेल इन मैथ्स एग्जामिनेशन एंड टेस्ट। आपकी क्लास में बहुत से बच्चे हैं जो बार बार क्या है, मैथ्स के पेपर हो गया, मैथ्स का टेस्ट हो गया, अच्छे नंबर नहीं लेके आ रहे। एज अ टीचर यू वुड, ठीक है, आप एक टीचर हो तो आप क्या करोगे अगर बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं? पहला, ज़्यादा टेस्ट दोगे उसको प्रैक्टिस में। अरे पहले ये तो देख लो कि दिक्कत कहाँ पे है। ठीक है, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट डूइंग वेल, कि मतलब आप अपना ही बता रहे हो कि बच्चा इसलिए अच्छा नहीं करता, इसलिए अच्छा नहीं करता, उसके अपने रीजंस हैं, तो ऐसा नहीं है। मेक देम सिट विद हाई अचीवर, सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चे के साथ बिठाने से बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे? नहीं जी, आप डायग्नोस करोगे, देखोगे कि कहाँ बच्चा लैग बिहाइंड कर रहा है और हेल्प करोगे उसको ताकि वो कंसेप्ट को और समझ सके। आप उसकी नीड्स को फुलफिल करोगे, कहाँ पे वो लैग बिहाइंड कर रहा है आप डायग्नोस करोगे और कुछ स्टेप्स लोगे जो उसके लिए अच्छे होंगे ताकि वो अच्छे से उस कंसेप्ट को सीख सके। ठीक है जी, आई होप
दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। और अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो और कुछ सीखने को मिला हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।